वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 12 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 25 अप टू 24 हम लोगों ने कर लिया है। सो 25 में हम लोगों से कहा जा रहा है Consider the situation shown in figure so that if the blocks are displaced slightly in opposite directions and released, they will execute simple harmonic motion. Calculate the time period. तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक डायग्राम दिया गया है कुछ इस तरह से। हमारे पास एक स्प्रिंग है और इससे दो मास जो है वो अटैच्ड है। सो यहाँ पर दो मास इस स्प्रिंग से अटैच्ड है, दोनों का ही मास m दिया गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है। तो इस तरह से एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस ब्लॉक्स को अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली जो है वो डिस्प्लेस किया गया है तो बताइए कि ये शो करिए कि ये SHM करेगा, और अगर ये SHM करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हम लोगों ने इवेल्युएट करना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि सपोज इस वाले मास को अगर हमने कुछ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया और इस वाले मास को कुछ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा कि दोनों की वजह से सपोज हर एक को हमने x डैश और x डैश से कंप्रेस किया, तो यहाँ पर जो इस सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम में होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो फिक्स रहेगा इस इंटायर सिस्टम का। तो अब देखिए अगर हमने इस ब्लॉक को सपोज x डैश कंप्रेस किया इस डायरेक्शन में और इसको भी मीन्स डिस्प्लेस किया और इसको भी इस डायरेक्शन में x डैश जो है वो डिस्प्लेस किया, तो अगर इसमें इस दोनों ब्लॉक को हमने x डैश और x डैश डिस्प्लेस किया तो ये इंटायर इस स्प्रिंग के लिए क्या काम करेगा, तो कंप्रेशन का ही काम करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो स्प्रिंग में नेट कंप्रेशन हुआ होगा दैट इज हमारा 2x डैश का कंप्रेशन हुआ होगा इस तरह से। तो अगर स्प्रिंग में 2x डैश का कंप्रेशन हुआ होगा तो स्प्रिंग में जो एनर्जी बना होगा टोटल एनर्जी वो हाफ k और ये 2x डैश का सपोज स्क्वायर कुछ इस तरह से बन रहा होगा। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे थे वो फोर्स इक्वेशन से सॉल्व कर रहे थे। अभी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसमें हम लोग एनर्जी इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे कि सपोज जब हमने इस ब्लॉक को मीन्स x डैश से कंप्रेस किया, मीन्स इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में और हमारा स्प्रिंग जो है वो x डैश और x डैश से कंप्रेस हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये सिस्टम टोटल जब इसमें कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग में तो उसके बाद ये इस दोनों ब्लॉक को जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद इस दोनों ब्लॉक को है वो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, तो उसकी वजह से दोनों ब्लॉक जो है वो मोशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों ब्लॉक में सपोज जो मोशन होगा तो वो कुछ इस पोजीशन तक आएगा इस साइड में, और यहाँ पर जो ब्लॉक होगा वो कुछ इस पोजीशन में आएगा इस साइड में। तो यहाँ पर रख लीजिए कि हमारा जो है वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पर रख लीजिए लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। सो इस तरह से है। तो अब देखिए कि सपोज वो राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम कंडीशन की जगह हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं एक सिचुएशन इन बिटवीन। तो इन बिटवीन जब मीन्स इस साइड का ब्लॉक यहाँ पे होगा और इस साइड का ब्लॉक यहाँ पे होगा, उस सिचुएशन में जब ये इसको ऐसे थ्रो दे रहा होगा तो इस पोजीशन पर क्या होगा, तो कुछ स्प्रिंग में भी जो है वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। क्यों? क्योंकि अपने अभी एक्सट्रीम पे पहुंचा नहीं है। तो सपोज उस सिचुएशन में जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा मीन्स स्प्रिंग में जो टोटल स्टोर एनर्जी होगा ये हम लोगों ने देखा इस तरह से काउंट हो रहा है, दोनों की वजह से काउंट हो रहा है। तो एक की वजह से हम लोगों को मीन्स x डैश कंप्रेस किए थे, दूसरी की वजह से x डैश कंपेयर किए। तो इस सिचुएशन में जो स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, सपोज ये x डैश और x मीन्स अभी के सिचुएशन में ये x और x पर है, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 2x और इसका स्क्वायर लेंगे, मीन्स इसमें अभी कंप्रेशन इतना सा है और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, स्प्रिंग का स्टोर्ड एनर्जी कितना है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। अब इस सिचुएशन में जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा नहीं है तो दोनों ही ब्लॉक में
काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ पर जो ब्लॉक है उसमें हाफ mv², सपोज उस इंस्टेंट का वेलोसिटी v है, तो इस वाले ब्लॉक में हाफ mv², अगेन उस ब्लॉक का वेलोसिटी ये है। तो ये जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाएगा, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाएगा। इसी सिचुएशन यहाँ पर जो एनर्जी होगा उतना ही एनर्जी यहाँ पर होगा, उतना ही एनर्जी यहाँ पे होगा। सो ये एनर्जी जो होता है टोटल एनर्जी, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो हम लोग पहले क्या करते थे, फोर्स इक्वेशन में फोर्स का इक्वेशन लिखते थे और kx को मींस उस फोर्स से इक्वल कर देते थे, एक फोर्स का इक्वेशन लिख लेते थे और उसको kx के साथ इक्वल कर देते थे। तब हम लोग यहाँ पर से क्या करते थे, इस इक्वेशन को यूज करते हुए k का वैल्यू इवेल्युएट कर लेते थे और 2π√m/k करके उसका टाइम पीरियड इवेल्युएट कर लेते थे। लेकिन अभी देखिए इस सिचुएशन में हम लोग, ये होता था फोर्स इक्वेशन, जो एनर्जी इक्वेशन का हेल्प लेते हैं तो हमारे पास आइडिया होना चाहिए क्यों हेल्प लेते हैं कि देखिए जब हम इस एनर्जी इक्वेशन को लिख करके इक्वल टू कांस्टेंट कर रहे हैं और हम अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर क्या होगा, जब वेलोसिटी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा तो यहां पर एक्सेलरेशन बन जाएगा, और ये एक्सेलरेशन अगर इस कंडीशन में -(ω²x) के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो SHM कर रहा है, ये जो सिस्टम है वो SHM कर रहा है। SHM करने का यही तो कंडीशन है। अब देखिए जैसे हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ से हम लोग ω² का वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, और ω² का वैल्यू इवेल्युएट हो गया तो ओमेगा इवेल्युएट होगा, ओमेगा इवेल्युएट हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये जस्ट हमारा आइडिया था, इस तरह से हम लोग एनर्जी इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन को यूज करते हैं। सो फोर्स इक्वेशन हम लोग बार बार यूज कर रहे थे, अभी हम लोग नया टर्म एनर्जी इक्वेशन को देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हाफ k, और यहाँ पर जो है इसको हम लोग इसको जो है वो 4x² पहले लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। सो ये 4x² है, और यहाँ पर ये जो टर्म है सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो mv², दो बार है तो mv², और दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ 4k, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू अगेन एक x बचा है सो dx/dt, इस तरह से बचा रहा है एक टर्म। अब यहाँ पर देखिए इसका जो होगा तो m कांस्टेंट होगा, फिर 2v और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv/dt, एंड इधर बचा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए अब जो हमारे पास टर्म बनेगा दैट शुड बी, यहाँ का हाफ जो है इस 2 को कैंसिल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो जो टर्म बचा, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, सो इस दो 2 को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और अब अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर रहे। सो k इंटू 2x इंटू dx/dt जो होगा दैट शुड बी v, dx/dt क्या होता है, v वेलोसिटी ही तो होता है। अब देखिए ये हमारा जो टर्म है दैट इज m इंटू v इंटू dv/dt, दिस टर्म शुड बी 0। तो अब देखिए हमारे पास इसमें भी एक v है और यहाँ पर भी एक v है, सो दिस v एंड v कैंसल्स। तो अब हमको क्या बचा है, सो k इंटू 2x प्लस ऑफ m इंटू dv/dt, सो dv/dt हमारा क्या होता है, तो a होता है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पर से अगर m इंटू a को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, -(2k इंटू x)। अब देखिए -(2k इंटू x) ये जो है हम लोग को पता चल गया, और ये एक्चुअली में फोर्स भी है और एक्सेलरेशन में। अभी हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, ये चीज सेटिस्फाई हो चुका है। अगर a का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो -(2k/m इंटू x हो जाएगा। सो ये टर्म जो है हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, तो ω² का वैल्यू पता चल जाएगा। सो ω² वैल्यू इज दिस मच। तो अब अगर हम लोगों ने टाइम पीरियड पता करना है तो 2π√m/k कर सकते हैं, और अगर हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2π√, फोर्स इक्वेशन के लिए लिखते थे तो 2π√m/k लिख रहे थे। अभी हम लोग ओमेगा का हेल्प लेंगे, सो यहाँ पर इस टर्म को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए इस टर्म को कुछ इस तरह से लिखेंगे, सो 2π/ω। तो यहाँ पर ओमेगा का जो वैल्यू आएगा, सो यहाँ देखिए
हमारे पास यहाँ जो है वो ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारा है 2k/m है। सो देखिए 2k/m है, तो ओमेगा वैल्यू विल बी √2k/m बन जाएगा। सो यहाँ पर जो हमको टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 2π/√2k/m। सो दिस वैल्यू हमको बन जा रहा है टाइम पीरियड का। तो यहाँ पर इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो 2π/1 इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं √m/2k। सो ये जो है हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू हो रहा है। अब देखिए इसको हम लोग जो एक और, ये तो हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू इवेल्युएट हो चुका है, सो दिस इज आवर आंसर। पर एक चीज जो हम लोग वहां पर कह रहे थे और उसको दूसरे टाइप से समझने का ट्राई कर रहे थे, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए जब हमारा ये m इंटू ए, तो m इंटू ए क्या है, तो फोर्स ही तो है। तो फोर्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो रहा है, 2k इंटू एक्स होता है। तो जब हमको इस तरह से मिल रहा होता है तो हम लोग फोर्स को किसके साथ कंपेयर करते हैं, k इक्विवेलेंट इंटू एक्स के साथ। सो यहाँ पर k इक्विवेलेंट जो होता है ये हमारा 2k बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक और भी तरह से टाइम पीरियड लिखने का, 2π/m/k कर लीजिए तो भी पता चल जाता है। सो 2π/m में यहाँ पर जो k है दैट इज हमारा 2k। तो इस तरह से भी फोर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और एक्सेलरेशन को भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो दोनों ही सिचुएशन से हम लोग को टाइम पीरियड का वैल्यू जो है ये इस तरह से इवेल्युएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हमारा 26। सो 26 में हम लोगों से कहा जा रहा है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइड ए एंड बी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग बाय 2 पैरेलल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L each. The separation between the string is D. The plate is displaced slightly in its plane, keeping the string tight so that it will execute simple harmonic motion and find the time period. तो देखिए इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसको टाइट किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग। सो ये दो हमारा जो है वो स्ट्रिंग है। सो ये L और L का स्ट्रिंग है और ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। इस तरह से सपोज ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसको इस तरह से द सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रिंग भी दिया जा रहा है। सो दिस वैल्यू जो है वो हम लोग को D दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें से कहा जा रहा है the separation between the string and the plate is displaced slightly in its plane, keeping the string tight so that it will execute simple harmonic motion. तो देखिए अगर इस प्लेट को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे हम लोग, तो सपोज हम लोग कुछ इस तरह से डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको और स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा हमको इस सिचुएशन में कि ये रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँच चुका है। तो जब ये रेक्टेंगुलर स्लैब इस डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इस हम लोग को यहाँ पर जो है वो कुछ सपोज यहाँ एक एंगल बना है, दैट इज हम उसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं जब ये इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये इस लोकेशन में था, मीन्स रेड वाले में जब था, तो यहाँ पर mg यहाँ पर जस्ट फोर्स लग रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन में इसका mg काम कर रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर बनता है और एक कंपोनेंट इधर बनता है। ये वाला एंगल जो हो जाता है दैट इज थीटा। तो हम लोग को यहाँ पर इस कंडीशन में क्या पता चलता है कि जो ड्राइविंग फोर्स जो होता है इस ब्लॉक के लिए, ड्राइविंग फोर्स जब यहाँ पे गया और वापस इस डायरेक्शन में आएगा, सो ड्राइविंग फोर्स क्या बन रहा है यहाँ पर, तो mg sin थीटा बन रहा है। mg sin थीटा इसका जो है वो ड्राइविंग फोर्स बन रहा है। और देखिए ये किधर लग रहा है, तो टुवार्ड्स द सेंटर ही लग रहा है। देखिए mg sin थीटा टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो जब भी कभी ये फोर्स होने के लिए, मीन्स SHM होने के लिए जो फोर्स होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, तो अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक में यहाँ पे पहुंच जाए सपोज, और यहाँ हम लोग के कि जो हमने इसको डिस्प्लेस किया है दैट इज हमारा x है, मीन्स इसको जस्ट हमने कुछ x से डिस्प्लेस किया है।
तो सपोज अब इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सो ए बी एंड सी। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी और सी को चेक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या पता चलेगा कि देखिए या ट्रायंगल ले या आर्क अपॉन रेडियस करके भी हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारा क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन ये रेडियस क्या होगा, रेडियस ये एल ही तो होगा, तो ये हम लोग कह देंगे। सो थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पर एक्स बाई एल हो रहा है। अब देखिए यहाँ जो है वो हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस किए इसको। सो थीटा का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। तो उस सिचुएशन में जब थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा बन जाता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा बन जाएगा तो यहाँ पर ये फोर्स हम लोग पहले ही देख चुके कि टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। मींस एसएचएम में जो होना चाहिए वो ड्राइविंग कंडीशन ये होता है कि ड्राइविंग फोर्स जो हो वो टुवार्ड्स द सेंटर हो। तो जब भी टुवार्ड्स द सेंटर होता है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन शो करते हैं कि ये फोर्स एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो के एक्स फोर्स जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा होता है, टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रहा होता है। सो यहाँ पर भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो टुवार्ड्स द सेंटर ही लगा है। तो अभी देखिए इस ड्राइविंग फोर्स को, सो इसको हम लोग एफ कह लेते हैं। अब तो ये हमारा क्या बन रहा है, एम जी, और थीटा की जगह हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, तो x अपॉन एल लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग और भी थोड़ा केयर करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एम जी बाई एल इंटू एक्स हो सकता है। तो अगर इस तरह से ये बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा के एक्स के इक्वल हो जाए, दिस फोर्स इक्वल्स टू के एक्स। अब ये टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है, टुवार्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो इस तरह से ये फोर्स भी टुवार्ड्स द सेंटर होता है। तो सबके लिए अब हमको क्या चाहिए, जस्ट जो है वो के का वैल्यू चाहिए। तो के का वैल्यू जो होता है यहाँ पर क्या बन रहा है, एम जी अपॉन एल बन जा रहा है। देखिए के का इस दो इक्वेशन को के इक्वल करेंगे तो के का वैल्यू जो है वो एम जी अपॉन एल बन रहा है। तो अगर k का वैल्यू जो है वो mg अपॉन एल हो रहा है तो अब हमारे लिए टाइम पीरियड इवेलुएट करना क्या होगा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो यहाँ पर क्या ब्लॉक का मास भी दिया गया है क्या, सो नहीं दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पर अगर टाइम पीरियड का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई, और k की प्लेस पर हम लोग लिखेंगे l बाई m इंटू जी। सो m इंटू जी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखिए यहाँ पर मास जो नहीं दिया गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास जो है वो कैंसल आउट हो जा रहा है, इसलिए मास का नीड नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये जो हो रहा है। सो टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। सो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो रहा है। सो जस्ट हमको लेंथ का नीड था, इसलिए बुक में जो है वो लेंथ दिया जा रहा था। अब आप मास कुछ भी एक्स वाई जेड मान के चलिएगा तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसका नीड नहीं था। अब देखिए ये हमारा जो है 26th क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है दैट इज हमारा 27th। सो 27th क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है, A block 1 kg is executing simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter on a smooth horizontal surface under the restoring force of a spring constant, कुछ वैल्यू का दिया जा रहा है 100 न्यूटन पर मीटर। A block of mass 3 kg is gently placed on it at the instant it passes through the mean position. Assuming the two blocks move together, find the frequency and amplitude of the motion. So देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज पहले समझ लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले सिचुएशन में हम लोग को कहा जा रहा है कि 1 kg का ब्लॉक है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड इतना का दिया जा रहा है। सरफेस स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये है। तो इस पहले हम लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, इसमें ये ब्लॉक जो है वो अटैच किया हुआ है। ये ब्लॉक है 1 kg का, सो दिस ब्लॉक इज ऑफ 1 kg। तो ये जो है वो SHM कर रहा था। तो जब ये SHM कर रहा था तो इस SHM का जो एम्पलीट्यूड है हम लोगों को वो भी दिया जा रहा है बुक में, दैट इज हमारा 0.1 मीटर का है। और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हम लोगों को दिया जा रहा है
सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड और स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दिया। फिर जो है हमसे कहा जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 3 kg is gently placed on it at the instant it passes through the mean position. So assuming that the two block moves together, find the frequency and amplitude of the motion. तो यहाँ पर देखिए, जब ये ब्लॉक जो है वो SHM कर रहा था, उसका एम्पलीट्यूड हम लोग को 0.1 मीटर दिया है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया जा रहा है। तो सपोज ये इस पोजीशन के मीन्स ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था और इसके लेफ्ट और राइट जो है वो ये अपना SHM कर रहा था और इसका एम्पलीट्यूड 0.1 इस तरह से हम लोग को दिया जा रहा है। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि जब ये मीन पोजीशन पर था तो इस पर एक और भी ब्लॉक को रख दिया गया और उस ब्लॉक का जो मास दिया जा रहा है, सो इसको हम लोग m1 पहले इसके लिए 1 kg तो है पर हम लोग सिंबॉलिक सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमको हेल्प कर सकता है। तो दूसरे ब्लॉक जो m2 है वो 3 kg का, तो इसको रख दिया गया कब, जब ये इसके मीन पोजीशन पर था। तो देखिए, जब इस ब्लॉक को इस तरह से रख दिया जाएगा इसके मीन पोजीशन पर, तो हम लोग पहले जो ये ब्लॉक जो था वो मोशन कर रहा था, तो इसका जो है हम लोग यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। जस्ट इस ब्लॉक को रखा गया है इसके ऊपर, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो अगर हमको नीड होगा, और नीड होगा क्यों? क्योंकि हमको समझना चाहिए कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जा रहा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जा रहा था, तो उस टाइम इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा और उसके बाद जब हम इसके ऊपर इस मास को अटैच कर देंगे तो इसका वेलोसिटी तो रिड्यूस होगा। तो उस वैल्यू को अगर हमको नीड होगा तो हम लोग इवेल्युएट करेंगे। सो ये पार्ट हम पहले से थोड़ा सा आइडिया करके रखते हैं। तो हमको कहा जा रहा है assuming the two block moves together, तो frequency and the एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो देखिए, अगर टू ब्लॉक इस तरह से टुगेदर मूव करेगा तो उसके लिए हमको फर्स्ट पार्ट में जो है जो वो पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अगर टाइम पीरियड को केयर कर मान लेते हैं कि ये जो टू ब्लॉक सिस्टम है ये कुछ इस तरह से जब अटैच हो जाएगा और ये जब SHM कर रहा होगा, तो हम लोग टाइम पीरियड को कैसे कहते हैं कि 2π√m/k कहते हैं। तो यहाँ पर जब सपोज कहते हैं m इक्विवेलेंट बाई k, तो इस तरह से ये इसका टाइम पीरियड बता सकता है। तो इसके लिए तो अभी हम लोग को देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता है, m इक्विवेलेंट का भी वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पर से इसका टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? तो देखिए 2π√ मास 3 kg प्लस 1 kg, सो 4 kg बाय k का वैल्यू जो है वो हम लोग को हो रहा है कितना? तो 100। ये कोई सब कुछ वैल्यू में दिया जा रहा है तो हमको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर ये टर्म बनेगा 25। तो अगर ये 25 बना तो ये t इज इक्वल्स टू 2π बाय और √1/25, सो ये वैल्यू बन जाएगा 1/5। सो यहाँ पर जो है हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू हो रहा है 2π/5, पर हमसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो दैट शुड बी 5/2π। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से टर्म में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया जा रहा है, मीन्स किस फॉर्म में दिया जा रहा है। तो हम लोग अगर सॉल्व करने का नीड होगा तो हम लोग कर लेंगे। सो 5/2π हर्ट्ज, ये हमारा पार्ट जो है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका बताइए आप जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। सो इस ब्लॉक का जब ये ब्लॉक इसके साथ अटैच हो जाएगा तो जो है वो हम लोग को इसका एम्पलीट्यूड बताना है कि अब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो देखिए, जो पहले जो इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड था, मीन्स जब ये 1 kg का ब्लॉक था तब जो इसका एम्पलीट्यूड था ये हम लोगों से बताया जा रहा है, दैट इज हमारा 0.1 मीटर का है। तो सपोज पहला वाला ब्लॉक को, मीन्स फर्स्ट कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा केयर करके समझते हैं कि सपोज ये वाला स्प्रिंग मास सिस्टम 1 kg का मास ये जब SHM कर रहा होगा, तो ये सपोज अपने इस साइड जो है इसका ये राइट एक्सट्रीम है, कंसीडर कर लेते हैं राइट एक्सट्रीम। तो जब ये राइट एक्सट्रीम पर होगा तो यहाँ पर ये अपने एम्पलीट्यूड पर होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू है 0.1। तो अब देखिए, अब हम लोग को इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि जब ये अपने मीन पोजीशन पर था तब सेकंड ब्लॉक को रखा गया है।
तो हम लोग एक काम करते क्या कि मीन पोजीशन पर इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी था पहले वो पता करते हैं, फिर जब सेकंड ब्लॉक को उसके ऊपर रख देंगे तो मीन पोजीशन पर इस दोनों ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि जब ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम था, सिंगल मास सिस्टम था, तो इसका एम्पलीट्यूड दिस वैल्यू का था। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो इसमें एनर्जी होगा दैट इज हाफ के और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड हमारा 0.1 है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर करना होगा। तो राइट एक्सट्रीम पर जब है तो इसको इतना सा एनर्जी है। अब सपोज जब ये अपने मीन पोजीशन पर होगा तो यही एक्सट्रीम पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही टोटल एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट होगा। तो एट मीन पोजीशन जो एनर्जी होगा दैट विल बी हमारा हाफ m इंटू वी स्क्वायर। और मीन पोजीशन पर कोई एलोंगेशन या स्ट्रेच्ड कंडीशन नहीं होता, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग जीरो होता है। तो हम लोग यहां पर से क्या कर सकते हैं कि v का वैल्यू जो है ये इवेलुएट कर सकते हैं। देखिए ये हाफ और ये हाफ हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 100 और इसको हम लोग 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं। और हमारा मास जो है 1 kg का मास है दैट इज वी स्क्वायर, हमको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर 10 करिए, यहाँ पर भी 10 करिए, दिस 10 गॉन। तो अब हम लोग को वी स्क्वायर का वैल्यू बनना है 1, सो वी का वैल्यू बनेगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पर था, सिंगल ब्लॉक पार्टिकल मीन सिंगल ब्लॉक सिस्टम, तब इसका जो वेलोसिटी था दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए मीन्स m1 और v1 कह ले उस सिचुएशन में, तो ये m1 v1 हो रहा है। अब जब मीन्स ये बिफोर द इंस्टेंट हो रहा था, अब जब उस ब्लॉक को उसके ऊपर रख दिया जाएगा तो मास कितना बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू उस टाइम के वेलोसिटी को हम लोग v कह लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, इसका ब्लॉक का मास है 1 kg, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो 1 और 3 सो ये 4 बन रहा है और v, सो v हमको यहाँ पर से इवेलुएट हो जाएगा, v हमारा कितना हो जाएगा तो 1/4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों को v का वैल्यू, अब ये जो v है ये दोनों ब्लॉक के लिए दोनों ब्लॉक जब कंबाइंडली मोशन करेगा दैट मीन्स यहाँ पर देखिए जब इसको हम लोग इस तरह से इसके ऊपर रख दिए थे तो इस तरह से था। तो अभी हम लोग को क्या पता है चला है कि ये दो ब्लॉक जब अपने एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएंगे तो मीन पोजीशन पर जो उनका वेलोसिटी होगा वो इतना सा होगा। तो अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ही वापस से यूज कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या समझे हैं कि मीन पोजीशन पर सिर्फ जो होता है, अभी हम लोग इसको m इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। सो मीन पोजीशन पर जो होता है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो होता है वो जीरो होता है। तो यही जस्ट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन जाएगा। अब इसको इक्वल होना पड़ेगा एट एक्सट्रीम जो होता है वो ओनली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होता है। तो ये हो जाएगा हाफ के, और सपोज ये अपने जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो वो तो इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो उस एम्पलीट्यूड का ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 कैंसल। अब m इक्विवेलेंट हमारा 4 है और v का वैल्यू जो आया है दैट इज हमारा 1/4 आया है। तो देखिए v स्क्वायर जो होगा 1/4 इंटू 1/4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर k इक्विवेलेंट हमारा 100 है और a का स्क्वायर हमने इवेलुएट करना है। सो दिस वैल्यू 4 कैंसल हो जाएगा। तो जो a स्क्वायर का वैल्यू बनेगा दैट विल बी a स्क्वायर का वैल्यू जो बनेगा दैट इज 1/4 इंटू 100। सो ये 400। तो हम लोग को a का वैल्यू यहां पर से जाएगा दैट इज 1/20। सो एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो होना चाहिए दैट इज 1/20। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ पॉइंट सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा 0.05, और ये हमारा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो ये इन टर्म्स ऑफ मीटर, यहाँ पर देखिए ये हम लोगों को वेलोसिटी चला था पता इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड था वो मीटर में दिया गया था। सो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सो ये वैल्यू जो आएगा हमारा मीटर में आएगा। तो अब हमने चेक करना चाहिए, दिस इज द 27th क्वेश्चन। सो 27th में हम लोगों से 5 सेंटीमीटर, सो ओके ये हमारा 5 सेंटीमीटर ही है, दिस इज द मीटर। सो ये हमारा 5 सेंटीमीटर के इक्वल ही है। तो इस तरह से जो है हमारा 27th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे. सो थैंक यू. विथ रिक्वेस्ट टू शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक एंड कमेंट. अगर कुछ लोग और भी कुछ बुक का सजेशन देना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन नीडेड होता है. तो मोटिवेशन हमको जस्ट इस आपके सपोर्ट से मिलता है. तो अगर हमको सपोर्ट होगा तो हम और भी बुक सॉल्व करेंगे, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो अगेन विथ रिक्वेस्ट, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, like and comment. So thank you.